Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, faculty of physics, PP Savani Center for Excellence. So we were doing chapter magnetic effects of electric current. Our next topic is magnetic force on a current carrying conductor. तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है मैग्नेटिक फोर्स क्यों क्रिएट होता है, बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ चार्ज. जब भी चार्ज मोशन कर रहा है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है तो मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज अगर मोशन में है तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स होगा. तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज पर भी लग सकता है और करंट कैरिंग वायर पर भी लग सकता है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर का मतलब क्या हुआ कि उसमें करंट है यानी मूविंग चार्जेस हैं. करंट का मतलब मूविंग चार्जेस, तो बेसिकली सेम पॉइंट है, बस लिखने का तरीका अलग है. तो या तो हम फॉर्मूले को चार्ज के लिए निकाल सकते हैं, मूविंग चार्ज के लिए, और उसी फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कर सकते हैं करंट के लिए. तो अभी हमें करंट के लिए इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है और देखना है हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा और उसका क्या मीनिंग है. ओके, तो सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टिंग वायर है. दिस इज अ कंडक्टिंग वायर, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं. और सपोज हमने पोटेंशियल लगाया पॉजिटिव दिस साइड, नेगेटिव दिस साइड, पॉजिटिव दिस साइड और नेगेटिव दिस साइड, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पोटेंशियल लगाया है. तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करेगा, इसका मोशन इस साइड हो रहा होगा, यानी करंट ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगी, करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी. ठीक. और अब यहाँ पे सपोज हम एक मैग्नेटिक फील्ड अज्यूम कर लेते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वर्क कर रही है इस रीजन में, और वो आउट ऑफ द बोर्ड की डायरेक्शन में है. आउट ऑफ द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वर्क कर रही है. सो इन दिस केस वी कैन कैलकुलेट द फोर्स ऑन दिस मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस मूविंग चार्ज. यहाँ पे ऑलरेडी इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ड्रिफ्ट कर रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट मोशन हो रहा है यहाँ पे. लेकिन उसके अलावा इस पे मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा बिकॉज इट इज अ मूविंग चार्ज एंड देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इन द रीजन. ओके, तो वो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पहले हम वो चेक कर लेते हैं. तो डायरेक्शन निकालना इज वेरी इजी, आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का मतलब एफ बी आई. एफ बी आई, आई मतलब करंट, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में होगी. उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी तो फोर्स हमारा थंब नीचे की तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन आ गई यहाँ पे डाउनवर्ड. तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा दैट विल बी डाउनवर्ड. मैं एफ बी लिख रहा हूँ, बी रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो आप एफ एम भी लिख सकते हो, एफ एम एफ बी. ओके, ये तो इसकी डायरेक्शन होगी. अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं. तो मूविंग चार्ज के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है. फॉर मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फोर्स, फॉर मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फोर्स इज दिस, मैग्नेटिक फोर्स. ओके, अब इसको पहले वन इलेक्ट्रॉन के लिए लगाते हैं. फॉर वन इलेक्ट्रॉन, फॉर वन इलेक्ट्रॉन इट शुड बी एफ. इस वन इलेक्ट्रॉन के लिए मैं एफ लिख देता हूं सिर्फ इसे. ओके, तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू होगा क्यू की वैल्यू माइनस ई, क्यू इज माइनस ई, और वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो वीडी बोल दिया, इनटू बी वेक्टर. तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये हो जाएगा. नाउ टोटल मैग्नेटिक फोर्स, total magnetic force on the wire is equals to total net force on total free charges, total free electrons. तो हमें टोटल फोर्स निकालना है, तो उसको मैं सपोज एफ नेट बोल देता हूँ, एफ नेट या एफ बी बोल देते हैं इसे. तो अब इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैपिटल एन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और कैपिटल एन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स. तो कैपिटल एन इंटू एफ वेक्टर. ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल एन माइनस ई वी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, कैपिटल एन. अब कैपिटल एन का मीनिंग है टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, तो उसको मैं यहां पे लिखता हूं. कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट. जो कंडक्टर के अंदर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर, सारे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर नहीं, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर. तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम. हमेशा जो नंबर डेंसिटी ऐसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की लेते हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम में ली जाती है, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में अगर आपको पता है तो आप किसी भी सेक्शन के लिए, किसी भी टाइप के लिए आप निकाल सकते हो उसे फाइनली, क्योंकि सिर्फ उसको वॉल्यूम का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा वहाँ पे, और वॉल्यूम आप बहुत इजीली मेजर कर सकते हो.
वॉल्यूम हो गया। अब सपोज यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसका दिया है ए, और जो हमने लेंथ ली है इस वायर की वो सपोज ये एल है, तो ये हो जाएगा स्मॉल एन इंटू एरिया इंटू लेंथ, एन ए एल, करेक्ट। अब ये प्लेस कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास आएगा माइनस ई स्मॉल एन ए एल इंटू वी डी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, वी डी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला एक यहाँ पे बन रहा है, वो फॉर्मूला है आई और वी डी का रिलेशन, आई इक्वल्स टू एन माइनस एन ई ए वी डी, माइनस एन ई ए वी डी आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और तो अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे एल वेक्टर और ये वी वेक्टर वी डी वेक्टर इंटू एल ऐसे कर सकते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में लेके आना है तो इसका मतलब ये पूरा टर्म जो है एन ई ए वी डी एल, एन ई ए वी डी एल, वो एल वेक्टर आई से रिप्लेस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर आपको वेक्टर में कुछ कंफ्यूजन हुआ तो मैं एक सिंपल टर्म में बता देता हूँ कि ये एल डिस्प्लेसमेंट है और वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है या वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है, तो इस वजह से जो वी डी का वेक्टर था वो रिप्लेस होकर एल वेक्टर पे आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली करंट वेक्टर नहीं है ना, तो एक वेक्टर को रिप्लेस किया तो दूसरा वेक्टर आना चाहिए, उसको मैनेज करने के लिए ये आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आ गया आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। एफ नेट ऑन करंट कैरिंग वायर इज आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। और इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखेंगे तो आई एफ इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या होगा, थीटा विल बी द एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, एल और बी के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा है। ओके, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया। अब कंपैरेटिवली मूविंग चार्ज के लिए मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो हमने वहां पे लिखा हुआ है, वो मूविंग चार्ज के लिए फॉर्मूला है क्यू वी वी साइन थीटा या क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये करंट कैरिंग वायर के लिए फॉर्मूला है आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हमारा ये डेरिवेशन यहाँ पे फिनिश। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ओके, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म शेप की वायर है तो उसके लिए क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म शेप की, फॉर एन आर्बिट्रेरी शेप वायर, फॉर एन आर्बिट्रेरी शेप वायर, तो ऐसी कोई भी रैंडम ऐसे वायर दी हुई है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पर करंट फ्लो कर रही है आई, तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे कि एल क्या आना चाहिए, आई तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में कुछ दिया हुआ है, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी भी ठीक है, लेकिन हम एल कैसे निकालेंगे, तो हमें एल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एल इफेक्टिव निकालना पड़ेगा, और एल इफेक्टिव क्या होगा, बेसिकली ए से लेके बी पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का नेट डिस्प्लेसमेंट, तो ये ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक का जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट सपोज डी वेक्टर, दैट विल बी आवर एल इफेक्टिव वेक्टर, एल इफेक्टिव। तो इस केस में फॉर्मूला हो जाएगा एफ वेक्टर इक्वल्स टू आई डी एल, डी एफ इक्वल्स टू आई डी एल, ऐसे कर देंगे, तो वेक्टर इंटीग्रेशन क्रॉस बी वेक्टर, फॉर्मूला हमारा चेंज होकर ये हो जाएगा, ठीक। अब इसी को हम ऐसे ले सकते हैं एफ वेक्टर इक्वल्स टू आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी वेक्टर, तो इस केस में फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ये, और यहाँ पे एल इफेक्टिव का मतलब ए इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा जहां से करंट मूव आ रही है, और फाइनल पॉइंट जहां पे करंट जा रही है, तो वहां से लेके एंड तक पॉइंट का इफेक्टिव यानी नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे, वो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एल इफेक्टिव आ जाएगा, और फॉर्मूले में लगा के आंसर निकाल सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपके पास कोई भी कोई भी क्लोज लूप है, किसी भी शेप का, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, कुछ भी, लेकिन अगर वो क्लोज लूप है तो हमेशा उसका एल इफेक्टिव क्या आना चाहिए, जीरो आएगा। एल इफेक्टिव निकलता कैसे वैसे, ये तो डिस्प्लेसमेंट से हमने निकाल दिया है, लेकिन एक्चुअली में उसका तरीका क्या है कि हम छोटे छोटे सेक्शंस लेते हैं ऐसे, और इन सेक्शंस को वेक्टर फॉर्म में ऐड करते हैं, तो वो नेचुरली डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो ऐसा आप अगर क्लोज सेक्शन के लिए करोगे तो हमेशा एल इफेक्टिव क्या आएगा, जीरो आएगा।
दैट मीन्स आप इसको नोट करके लिख सकते हो, फॉर क्लोज्ड लूप्स ऑफ एनी शेप L effective is 0, hence FB is 0। तो किसी भी क्लोज लूप के लिए, चाहे वो किसी भी शेप का हो, हमेशा हमारे पास L इफेक्टिव और मैग्नेटिक फोर्स जो उस पर आएगा वो 0 आएगा। ओके, तो दिस टॉपिक इज डन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसी टॉपिक पर बेस्ड है नेक्स्ट टॉपिक भी, तो उसके एग्जाम्पल की तरह भी है और अलग से इंपॉर्टेंट भी है। बाय द वे, जो अभी हमने टॉपिक किया है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर इंपॉर्टेंट डाल देना फॉर ऑल एग्जाम्स एंड ऑल टाइप ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिकल एंड न्यूमेरिकल्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल current carrying wires, important, this also important, force on two parallel current carrying wires। तो सपोज हमारे पास दो वायर्स हैं ये ऑफ इन्फिनिट लेंथ, वेरी लॉन्ग लेंथ, और इनमें करंट फ्लो हो रही है I1 I2। अभी हम अज्यूम कर लेते हैं सेम डायरेक्शन में, फिर हम अपोजिट डायरेक्शन के लिए भी सिमिलरली निकाल सकते हैं आंसर, बस डायरेक्शन फर्क आएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन वाला आप खुद करके देखना, मैं यहाँ पे आपको सेम डायरेक्शन के लिए बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास I1 I2 दो ये वायर्स हैं जिनमें I1 I2 करंट है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं इट इज स्मॉल r, इन दोनों के बीच का सेपरेशन। तो इन दोनों से एक दूसरे पे कितना फोर्स लगेगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फोर्स कैसे आएगा, यहाँ पे फोर्स आएगा इस वायर की वजह से, सपोज इस वायर का नाम रख देता हूं मैं 1, ये है वायर 1 और ये है वायर 2। तो वायर 1 की वजह से वायर 2 के किसी भी एक रैंडम पॉइंट को ले लो, उस रैंडम पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा। वायर 1 की वजह से 2 पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा, क्योंकि करंट कैरिंग वायर कॉजेस मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड जो वहां पर क्रिएट हो रहा है वो इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगाएगा, जो अभी हमने लास्ट डेरिवेशन में पढ़ा है, ठीक है। और सिमिलरली वाइस वर्सा हो जाएगा, जो करंट सेकंड वायर है वो फर्स्ट वाली वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी और वो मैग्नेटिक फील्ड इस फर्स्ट वायर पर फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। तो वो फोर्स हमें निकालना है यहाँ पे। तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी बाय 1 on 2 और सिमिलरली बाय 2 on 1। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बाय वायर 1 on 2, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूं B1 वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा, इन्फिनिट वायर है, हम कोई भी पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो वो मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट के लिए इन्फिनिट वायर के लिए फॉर्मूला हमें पता है ऑलरेडी क्या होता है, μ0 I1 अपॉन 2 पाई r, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इस केस के लिए। और डायरेक्शन एन कैप, डायरेक्शन आगे इसकी डायरेक्शन किधर होगी हम निकाल सकते हैं वैसे, इस वायर की वजह से इस पर निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन आएगी इसकी, ये सर्कल बनेगा क्लॉकवाइज का मतलब इनसाइड, तो यहाँ पर डायरेक्शन आएगी इनसाइड। ओके, अब निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड बाय वायर 2 on 1। तो ये B2 वेक्टर इक्वल्स टू μ0 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई r। बस I की जगह I1 की जगह I2 आ जाएगा, बाकी सब कुछ तो सेम है। डायरेक्शन इसकी किधर आएगी, यहाँ से 2 से 1 पर सर्कल बनाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनेगा, दैट मीन्स आउटसाइड, द डायरेक्शन विल बी आउटसाइड, ठीक है। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वैल्यू आ गई, अब हमें फोर्स निकालना है। ओके, तो डायरेक्शन यहाँ पर शो और कर देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे B2 वेक्टर, सपोज ये डाउनवर्ड, ये इनसाइड डायरेक्शन है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस पर 2D पर शो करने की। ये B2 सॉरी हाँ नहीं, ये B1 इनसाइड और ये B2 आउटसाइड, ये इनटू द बोर्ड आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है। और मैं समझाने के लिए इसको शो कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये I1 की डायरेक्शन है, ये I2 की डायरेक्शन है।
अब लेफ्ट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो, लेकिन उससे पहले हम फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फोर्स क्या होगा, सपोज वायर 1 पर 2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो है 1 2। इट इज फोर्स ऑन वायर 1 बाय 2। तो F12 क्या फॉर्मूला लगेगा, बी आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लें तो आई एल बी साइन थीटा, और थीटा आएगा 90 डिग्री, क्योंकि हम परपेंडिकुलर अज्यूम, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर लिया हमने, तो एल और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा। कैसे, ये इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड और एल करंट के लॉन्ग होता है, तो एल और बी जो है वो परपेंडिकुलर हो गया, तो थीटा की जगह आ जाएगा 90, साइन 90 इज 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, आई कौन सा आएगा, हम किस पर, जिस पर हम फोर्स निकाल रहे हैं उसका आएगा। तो फोर्स ऑन वायर 1, तो ये I1 आएगा, I1 आएगा। और I1 यानी इस वाली वायर पर फोर्स कौन, किस फील्ड की वजह से लग रहा है, B2 की वजह से, तो ये B2 आएगा, ये B2 आएगा। I इंटू एल इंटू B2 की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2 πr इंटू साइन 90 की वैल्यू 1। तो हमारे पास F12 आ गया, I1 सॉरी म्यू नॉट I1 इंटू I2 इंटू एल डिवाइडेड बाय 2 πr। ये हमारे पास F12 की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब ऑब्वियसली आप चेक कर सकते हो, अब F21 निकालने की कोशिश करो, F21 निकालोगे तो सेम आंसर आएगा। वैसे भी एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट आएगी ऑफ कोर्स। तो F21 वेक्टर जो आएगा, पहले मैग्नीट्यूड जो आएगा वो इसी के बराबर आएगा, it will also be I1 I2 L upon 2 πr, and also we know that F12 vector is equals to negative of F21 vector, एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन थर्ड लॉ से एक्शन रिएक्शन पेयर। अब यहाँ पे डायरेक्शन हमने मैग्नीट्यूड निकाला है, डायरेक्शन नहीं निकाली, तो डायरेक्शन निकाल के यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं कि वो अपोजिट है या नहीं है एक्चुअली में। ओके, तो हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हमारे पास सारी चीजें हैं। FBI करंट ऊपर की तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, और करंट इस तरफ जा रही है, तो फोर्स जो फोर्स हमारे पास आ रहा है वो इस डायरेक्शन में है। तो फोर्स यहाँ पे आ जाएगा इस डायरेक्शन में। कौन सा फोर्स है, ऑन वायर 1, तो 1 2 वेक्टर। अब दूसरी साइड में निकालते हैं, यहाँ पे FBI करंट यहाँ पे ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है इस साइड। तो यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली ये कौन सा फोर्स है, F21 वेक्टर। दीज टू फोर्सेज आर अपोजिट टू इच अदर एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो हमने दोनों चीजें प्रूव कर दी हैं। तो इससे हमें क्या, तो ऑब्वियसली ये वायर्स क्या कर रही होंगी, ये वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, इसका मीनिंग ये वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो हमारा फाइनल स्टेटमेंट इसका क्या आया, फाइनल स्टेटमेंट लिखते हैं इसका। So finally this derivation is saying that two parallel current carrying long wires will attract in same current carrying in same direction, attract each other by mu naught I1 I2 upon 2 πr force per unit length, ठीक है। अब क्या, ये तो हमारा ये डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में करंट लें, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट लेंगे तो मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी I1 I2 बाकी सब कुछ सेम रहेगा, R सेम है, करंट भी I1 I2 है, तो सिर्फ फर्क पड़ेगा डायरेक्शन पे। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट आएगी, अभी भी अपोजिट है, तभी अपोजिट आएगी, लेकिन अभी फोर्सेस की डायरेक्शन इन बिटवीन आ रही है, फिर वो आउटवर्ड आएगी। इसको सॉल्व करके देखना, और वहां पर क्या होगा, जो पैरेलल वायर्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। इन केस ऑफ टू पैरेलल वायर्स, पैरेलल करंट कैरिंग in opposite direction
wires will repel each other बाय सेम फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट फाइनल जो आए हमारे पास उन दोनों को लिख लेना। तो हमारा सेकंड डेरिवेशन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रैक्टिस करना चाहते हो इस डेरिवेशन का, तो उसके लिए ये अपोजिट डायरेक्शन लेके प्रैक्टिस कर लेना, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। मैग्नीट्यूड वगैरह सब सेम आएंगे, बस डायरेक्शन में आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से वो देखना पड़ेगा डायरेक्शन रिपेल कैसे दिखा रही है वहां पे। ओके, तो ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट है। इसका एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं।